नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कार्ल हेनरिक मार्क्स के ऊपर रहेगा। कार्ल हेनरिक मार्क्स, इनसे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आगामी समय में किस प्रकार के सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं, उन तमाम रणनीति पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कार्ल मार्क्स, जिनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है, ये मूलतः जर्मनी के नागरिक है। इनकी औपचारिक नागरिकता जर्मन की है और इनका अंतिम समय यूके में व्यतीत हुआ और वहां पर इनका निधन हो जाता है। इनकी काल अवधि की बात करें तो इनका जन्म 1813 में टीर नामक स्थान जर्मनी में होता है और इनका निधन 1883 में लंदन यूके में इनका निधन हो जाता है। इस काल अवधि के मध्य इन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया और एक समाजवादी क्रांतिकारी विचारक के रूप में, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता के रूप में हमारे सामने उभरे। तो आइए इस महान विचारक के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1813 में जर्मनी में हुआ और इनकी मृत्यु 1883 में लंदन यूके में हुई। क्योंकि यहां से भी कई प्रकार के सवाल आए हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ, इनका निधन कहां पर हुआ और यह किस देश के मूल नागरिक थे। तो ये मूल नागरिक, इनकी औपचारिक नागरिकता है जो जर्मनी की है। ये महान जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आलोचक यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके आलोचक रहे हैं, समाजवादी क्रांतिकारी और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। ऐसे महान विचारक जिनके बारे में, जिनसे निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक यदि किसी विचारक पर सवाल पूछे गए हैं तो कार्ल मार्क्स से पूछे गए हैं। तो अगला सवाल, इस वीडियो सीरीज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये सवाल नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मार्क्स ने मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं की परिकल्पना को किस से लिया है? सवाल क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मार्क्स ने मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं की परिकल्पना को किससे लिया? रूसो से, हीगल से, अरस्तु से, मैकियावेली से। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए कार्ल मार्क्स ने मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन अवस्थाओं को उन्होंने किससे ग्रहण किया है, उन अवस्थाओं पर किसका प्रभाव रहा है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, हीगल से। यानी कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं को जो परिकल्पना है उसको उन्होंने हीगल से ग्रहण किया है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मार्क्स ने मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं की परिकल्पना जर्मन दार्शनिक हीगल से ग्रहण की है। कार्ल मार्क्स भी जर्मन दार्शनिक है और हीगल भी एक जर्मन दार्शनिक है। हीगल है जो एक प्रमुख आदर्शवादी विचारक है, जो चेतन तत्व को महत्वपूर्ण स्थान देता है। उसके विचारों का प्रमुख केंद्र है चेतना, जबकि कार्ल मार्क्स के विचारों का जो प्रमुख केंद्र है वो है पदार्थ।
हीगल हीगल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जिनका अध्ययन है जो कार्ल मार्क्स ने किया है? इन रचनाओं का मार्क्स के ऊपर प्रभाव रहा। वो रचनाएं हैं द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ये हीगल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जहां से भी सवाल आ सकते हैं। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, द साइंस ऑफ लॉजिक, द फिलोसॉफी ऑफ राइट, द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, ये हीगल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बुक है। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, द साइंस ऑफ लॉजिक, द फिलोसॉफी ऑफ राइट, द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स पर हीगल की प्रभाव। मार्क्स हीगल के इतिहास के दर्शन तथा तर्क के विज्ञान से प्रभावित था। यानी कि मार्क्स है जो हीगल के इतिहास के दर्शन तथा तर्क के विज्ञान से प्रभावित था, क्योंकि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक जो पद्धति का ग्रहण किया है वो हीगल से लिया है। मार्क्स को प्रभावित करने वाले अन्य विद्वानों में स्पिनोजा का नाम आता है। स्पिनोजा, जिनका प्रभाव भी कार्ल मार्क्स पर रहा। इनके अलावा ह्यूम का भी नाम आता है, जिनका भी प्रभाव कार्ल मार्क्स के ऊपर रहा। स्पिनोजा और ह्यूम, इनकी रचनाओं का प्रभाव भी कार्ल मार्क्स के ऊपर रहा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इनकी रचनाओं के प्रभाव से लोकतंत्र की सकारात्मक अवधारणा विकसित करने का प्रयास किया। यानी कि इन दोनों की रचनाओं के गहन अध्ययन ने मार्क्स को प्रजातंत्र की सकारात्मक अवधारणा विकसित करने में सहायता दी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के ऊपर हीगल का भारी प्रभाव रहा है। इसके अलावा स्पिनोजा और ह्यूम जैसे विचारकों का भी प्रभाव कार्ल मार्क्स पर रहा है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। लुई अल्थुजर, कार्ल मार्क्स, रूसो और हीगल। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स के मित्र तथा सह लेखक रहे हैं। इन्होंने कई पुस्तकों का संपादन कार्ल मार्क्स के साथ किया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द जर्मन आइडियोलॉजी, ये पुस्तकें हैं जिनका सह लेखन है जो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने किया है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, मार्क्स। लुई अल्थुजर जो एक फ्रांसीसी विचारक है और ये संरचनात्मक मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध संरचनात्मक मार्क्सवाद से है। किसका? लुई अल्थुजर का। तो लुई अल्थुजर कौन है? संरचनात्मक मार्क्सवादी है। अगला सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को अपनी सभी रचनाओं में किस रूप में प्रयुक्त किया है? यानी कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को अपनी सभी रचनाओं में किस रूप में प्रयुक्त किया है? संघर्ष के रूप में, विकासवाद के रूप में, निर्देशक सूत्र के रूप में, प्रकार्य के रूप में। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को अपनी सभी रचनाओं में किस रूप में प्रयोग किया है या प्रयुक्त किया है? संघर्ष के रूप में, विकासवाद के रूप में, एक निर्देशक सूत्र के रूप में या प्रकार्य के रूप में। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। एक निर्देशक सूत्र के रूप में इसका प्रयोग किया है। यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने निर्देशक सूत्र के रूप में इसका प्रयोग किया है। ऑप्शन सी राइट होगा।
फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स ने प्रतिपादित किया था, जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जिसका विकास फ्रेडरिक एंजल्स ने किया है। यानी कि दोनों एक दूसरे के बारे में कहते हैं। फ्रेडरिक एंजल्स कहता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने विकसित किया है, जबकि कार्ल मार्क्स कहता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जिसको मैंने फ्रेडरिक एंजल्स से ग्रहण किया है, इसका विकास फ्रेडरिक एंजल्स से किया है। तो ये दोनों के कथन आपको ध्यान होने चाहिए। और यह कहा जा सकता है कि इन दोनों ही विद्वानों ने इस ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत को अपनी सभी रचनाओं में निर्देशक सूत्र के रूप में इनका प्रयोग किया है। यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को इन्होंने निर्देशक सूत्र के रूप में इसका प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी इत्यादि रचनाओं में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः क्या है? उत्पादन का तकनीकी साधन, उत्पादन का मनोवैज्ञानिक साधन, विचारों का एक पुंज, समाज की एक अवस्था। कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रही। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं उत्पादन का तकनीकी साधन है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मार्क्स के अनुसार मानवीय समाज कैसे बनता है? यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव समाज का निर्माण कैसे होता है? उत्पादन की शक्ति और विचारों से, उत्पादन के साधन और उद्विकास से, उत्पादन की शक्ति और संबंधों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। उत्पादन की शक्ति और संबंधों से मानवीय समाज का निर्माण होता है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। उत्पादन की शक्ति और संबंधों से, ऑप्शन सी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अब आइए कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद? समाज के बारे में मार्क्स के सामान्य विचारों को ही उसका ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि समाज के बारे में कार्ल मार्क्स के क्या सामान्य विचार रहे, क्या थॉट्स रहे, उनको हम ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म, जो कि मार्क्स के सिद्धांतों में एक केंद्रीय बिंदु है। जिस प्रकार हीगल के विचारों में चेतन तत्व केंद्रीय बिंदु है, उसी प्रकार मार्क्स के विचारों में भौतिकवाद मुख्य स्थान रखता है। भौतिकवाद समाजशास्त्र के चिंतन का आधार है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं, जिनको वह आर्थिक कारक पर आधारित मानता है, समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर यह कहते हैं कि भौतिक दशाएं, जिनमें आर्थिक कारक शामिल है, ये समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं, उसके विकास को प्रभावित करते हैं। उसके विकास को निर्धारित करने वाले जो कारक है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का आर्थिक कारक। उसके सिद्धांतों के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः उत्पादन का तकनीकी साधन है। यानी कि कार्ल मार्क्स कहता है कि भौतिक दशाएं अनिवार्यतः उत्पादन का तकनीकी साधन है तथा मानवीय समाज उत्पादन की शक्ति और संबंधों से बनता है।
तो इस प्रकार के कथन और कारण वाले सवाल आ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः उत्पादन का तकनीकी साधन है और मानवीय समाज का निर्माण उत्पादन की शक्ति और संबंधों से होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि मार्क्स ने इसके द्वारा मानवीय समाजों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने की क्रिया बताई है। यानी कि ऐतिहासिक, क्योंकि कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार मानव ने आदिम साम्यवाद से दास साम्यवाद, सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, सरवारा का अधिनायकवाद और अंत में साम्यवादी व्यवस्था प्राप्त की। इस प्रकार ये ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का क्रम है। दूसरी ओर भौतिकवाद इसलिए है क्योंकि मार्क्स ने मानवीय समाज के विकास की व्याख्या भौतिक तत्वों के आधार पर की है। यानी आर्थिक आधार पर मानवीय समाज के विकास की व्याख्या कार्ल मार्क्स करता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। दूसरी ओर एंजल्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इतिहास को समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। कौन? फ्रेडरिक एंजल्स, जो कार्ल मार्क्स के एक अच्छे मित्र और लेखक सहयोगी रहे हैं, जो कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इतिहास को समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। इस विचार के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे छिपे मूल तत्वों को समझने का प्रयास किया गया है। यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे छिपे हुए मूल तत्वों को समझने का प्रयास है जो कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ही इतिहास की व्याख्या की वैज्ञानिक प्रकृति पर बल देते हैं। इतिहास की व्याख्या की वैज्ञानिक प्रकृति पर इन्होंने बल दिया है। जर्मन आइडियोलॉजी, जो जिसका लेखन दोनों ने मिलकर किया है, जो 1845 और 46 की अवधि में इसका प्रकाशन होता है, इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स ने कहा कि इतिहास पर उनके विचार वास्तविक दशाओं के वैज्ञानिक प्रेक्षण और विवरण पर आधारित है। यानी कि जर्मन आइडियोलॉजी, जिसका प्रकाशन 1845-46 की अवधि में होता है, और इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा कि इतिहास पर उनके विचार वास्तविक दशाओं के वैज्ञानिक प्रेक्षेपण और विवरण पर आधारित है। इसके अलावा इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी सहलेखन किया है। अगला सवाल 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर सही कथनों को इंगित कर सही कोड का चयन कीजिए। आइए एक एक करके चेक करते हैं। लोकतंत्र पर मार्क्स के क्रांतिकारी विचार अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन पर आधारित थे। क्या यह कथन सही है या गलत? दूसरा कथन, मार्क्स के अनुसार सरवारा समूह के लोकतंत्र की अवस्था अस्थायी व परिवर्तनशील होती है। क्या यह कथन सही है या गलत? मार्क्स के अनुसार साम्यवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी वस्तुओं पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है। क्या यह कार्ल मार्क्स के बारे में सत्य है या असत्य? चौथा कथन, स्पिनोजा और ह्यूम जैसे विचारकों का प्रभाव मार्क्स पर पड़ा। उपयुक्त में से सही कथनों को इंगित कर सही कोड का चयन करें। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप लगातार अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हमने PYQ, एक्सपेक्टेड, अन्य महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो सीरीज में शामिल किया है जो आपकी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होंगे।
इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज मिलेंगी। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों कथन सही है। लोकतंत्र पर मार्क्स के क्रांतिकारी विचार अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन पर आधारित थे। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन क्रांतियों का अध्ययन किया और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया। दूसरा कथन, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा समूह के लोकतंत्र की अवस्था अस्थायी है और वह परिवर्तनशील है। तीसरा, मार्क्स के अनुसार साम्यवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी वस्तुओं पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। स्पिनोजा और ह्यूम जैसे विचारकों का प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ा और इनके प्रभाव से ही मार्क्स ने लोकतंत्र की सकारात्मक अवधारणा विकसित करने का प्रयास किया। यह बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार चारों कथन सही है। ऑप्शन ए राइट होगा। लोकतंत्र पर मार्क्स के क्रांतिकारी विचार अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन पर आधारित थे। इन ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययनों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि सर्वहारा समूह के लोकतंत्र की अवस्था अस्थायी है और वह परिवर्तनशील है। इस अवस्था को सामान्यतः तथा अनिवार्यतः साम्यवाद में बदल जाना पड़ता है। यानी कि जो सर्वहारा समूह के लोकतंत्र की जो अवस्था है यह अस्थायी और परिवर्तनशील है और इस अवस्था को सामान्यतः तथा अनिवार्यतः साम्यवाद में बदल जाना पड़ता है। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी वस्तुओं पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है, वे सभी को प्राप्त होती है। साम्यवादी विचारों में विश्वास बढ़ जाने के बाद मार्क्स ने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन प्रारंभ किया। इस दौर में वे एक उदारवादी लिबरल से साम्यवादी कम्युनिस्ट के रूप में विकसित हो रहे थे। यानी उनके विचार शुरुआत में उदारवादी थे और धीरे धीरे उनके विचार परिपक्व होते गए और एक अंत में कम्युनिस्ट बन गए। उसने यानी कि कार्ल मार्क्स ने स्पिनोजा और ह्यूम, लुडविग फायरबाख, एलेक्सी द टोक्यूले जैसे यूरोपीय चिंतकों से बहुत कुछ सीखा। यानी कि इन विचारकों का प्रभाव कार्ल मार्क्स के ऊपर रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। सत्य कथन को इंगित करिए। ऑप्शन ए, हीगल की भांति मार्क्स ने इस बात को माना कि मनुष्य का इतिहास सरल रूप से एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अवस्थाएं पुनर्गठित नहीं होती। ऑप्शन बी, मार्क्स का मानना था कि इतिहास की प्रक्रिया में निहित नियमों को खोजा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी, मार्क्स का मानना था कि इतिहास अपने को दोहराता है अर्थात अवस्थाएं पुनर्गठित होती हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य कथन हैं। क्या होगा इस 7 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। हीगल की भांति मार्क्स ने इस बात को माना कि मनुष्य का इतिहास सरल रूप में एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अवस्थाएं पुनर्गठित नहीं होती। हीगल की भांति मार्क्स भी ये मानते हैं कि मनुष्य का इतिहास सरल रूप में एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अवस्थाएं पुनर्गठित नहीं होती है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास की प्रक्रिया में निहित नियमों को खोजा नहीं जा सकता, खोजा जा सकता है। यानी कि मार्क्स का मानना है कि इतिहास की प्रक्रिया में निहित नियमों को खोजा जा सकता है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास अपने को दोहराता है अर्थात अवस्थाएं पुनर्गठित होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा।
आप व्याख्या देख सकते हैं। जो कार्ल मार्क्स के इतिहास की अवधारणा है वो हीगल से प्रभावित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष है। हीगल ने इतिहास में विचारों की प्रगति को द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से समझा है। यानी हीगल ने इतिहास में विचारों की प्रगति को द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से समझा। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा को अपनाया, लेकिन उसे हीगल की तरह विचारों की प्रगति की अवधारणा में कोई सार नहीं दिखाई दिया। यानी कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद की जो अवधारणा हीगल से ग्रहण की है, लेकिन हीगल की तरह विचारों की प्रगति की अवधारणा में उन्हें कोई सार दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मार्क्स का जो मूल जो केंद्र है वो है पदार्थ। मार्क्स के अनुसार सत्य का मूल आधार विचार न होकर के पदार्थ है। मार्क्स कहते हैं कि सत्य का मूल आधार विचार नहीं है, पदार्थ है। मार्क्स ने भौतिकवाद द्वारा सत्य को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, इसलिए मार्क्स के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है, जबकि हीगल की विचारधारा वाद, स्वाद और प्रतिवाद प्रक्रिया प्रत्यवाद कहलाती है। यानी कि हीगल चेतना को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि कार्ल मार्क्स पदार्थों को महत्वपूर्ण मानता है। हीगल कहता है कि विचारों में जो द्वंद्व होता है, वाद, प्रतिवाद और स्वाद, उसी प्रकार कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पदार्थों में द्वंद्व होता है। और यदि द्वंद्वात्मक पद्धति की यदि बात करें तो इससे सबसे पहले जिनके विचारों में इसका प्रयोग हुआ है वो है सुकरात के विचारों में। लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति को लेखन में सबसे पहले जो प्रयोग में लाने वाले विचारक है वो है प्लेटो, और उसके बाद हीगल के विचारों में, और उसके बाद कार्ल मार्क्स के विचारों में द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रयोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सुकरात, और यदि किसी के लेखन में सबसे पहले प्रयोग हुई है तो यह प्लेटो के विचारों में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग लेखन में हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। पहली बार वर्ग संघर्ष किस युग में देखने को मिलता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार पहली बार वर्ग संघर्ष किस युग में देखने को मिलता है? आदिम साम्यवादी अवस्था में, दास अवस्था में, सामंतवादी अवस्था में, पूंजीवादी अवस्था में? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पहली बार वर्ग संघर्ष किस युग में देखने को मिलता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, दास अवस्था में। अगला सवाल 9 नंबर, मानव इतिहास में प्रथम बार मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण का इतिहास किस युग में आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ? मानव इतिहास में प्रथम बार मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण का इतिहास किस युग में आरंभ हुआ? आदिम साम्यवादी युग, दास साम्यवादी युग, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी युग? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, दास साम्यवादी युग, जिसमें मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण प्रारंभ हुआ। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि आदिम अवस्था होती है, उसके बाद दास अवस्था आती है, और उसके बाद सामंतवादी अवस्था आती है, उसके बाद पूंजीवादी अवस्था आती है,
और पूंजीवादी अवस्था के बाद समाजवादी अवस्था आती है, और समाजवादी अवस्था के बाद संक्रमणकालीन एक अवस्था आती है जिसको वो कहते हैं सर्वहारा का अधिनायकवाद। सर्वहारा का अधिनायकवाद, यह अवस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था, और इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है साम्यवादी अवस्था, जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण नहीं है। साम्यवादी अवस्था शोषण रहित अवस्था है कार्ल मार्क्स के अनुसार। आइए अब हम भौतिकवाद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिकवाद क्या है, जो कि मार्क्स के विचारों का केंद्र बिंदु है। भौतिकवाद में सभी वस्तुओं, यहां तक कि धर्म की भी वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। भौतिकवाद को प्रत्ययवाद की अवधारणा के विपरीत देखा जा सकता है। प्रत्ययवाद आदर्शवाद की जो अवधारणा है वो हीगल की है। हीगल है जो इस प्रत्ययवाद की अवधारणा के माध्यम से चेतन तत्व को महत्वपूर्ण स्थान देता है। चेतना है जो वही सर्वस्व है, लेकिन कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद के अनुसार जो प्रमुख तत्व है वो है पदार्थ। तो इस प्रकार भौतिकवाद को प्रत्ययवाद की अवधारणा के विपरीत देखा जा सकता है। प्रत्ययवाद वह सिद्धांत है जिसमें अंतिम यथार्थ पारलौकिक होता है। जिस प्रकार हीगल ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, परंतु भौतिकवाद इस बात में विश्वास करता है कि सभी वस्तुएं स्थूलकाय पदार्थों पर आधारित होती है। पदार्थ ही चेतना को मूर्त रूप देता है, न कि चेतना पदार्थ को मूर्त रूप देती है। भौतिकवाद की चर्चा तीन प्रकार से की जा सकती है: दार्शनिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने जो चर्चा की है वह ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद मानवीय इतिहास के विकास में भौतिक दशाओं के उत्पादन की मूलभूत और कारणात्मक भूमिका पर बल देता है। यथार्थ की इस भौतिकवादी व्याख्या के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया कि किस प्रकार इतिहास में एक आदिम साम्यवाद की अवस्था से साम्यवादी अवस्था तक किस प्रकार का युग रहा, किस प्रकार के अंतर्विरोध रहे, उन तमाम विचारों का अध्ययन है जो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर समझाया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन आपको दे रखे हैं और फिर आपको सही कोट का चयन करना है। कथन पहला, मार्क्स ने हीगलवाद का खंडन किया तथा परंतु उसने हीगलवाद के बाद के पर यथार्थवादी स्पेक्टिव दर्शन को अपनाया। क्या यह कथन सही है या गलत है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा कथन, उसने मार्क्स यानी कि मार्क्स ने फायरबाख की नरशास्त्रीय प्रकृतिवाद से प्रेरणा लेकर अपना स्वयं का एक मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित किया। क्या यह बात सही है या गलत है? कथन तीसरा, मार्क्स ने फ्रांसीसी भौतिकवाद, अंग्रेजी अनुभववाद तथा शास्त्रीय अर्थशास्त्र से प्रेरणा पाई। और कथन चौथा, ऐतिहासिक भौतिकवाद मानव इतिहास दर्शन पर आधारित है। इनमें से आपको सही कोट का चयन करना है जो कार्ल मार्क्स के विचारों से संबंध है। ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 2। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर?
आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करें, अनुमान लगाएं क्या इसका राइट उत्तर हो सकता है। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। कथन 2, 3, 4 सही है। कार्ल मार्क्स ने हीगलवाद का खंडन किया है तथा उसने हीगल के बाद के पर यथार्थवादी दर्शन का भी खंडन किया है। उसने यानी कि मार्क्स ने फायरबाख की नरशास्त्रीय प्रकृतिवाद से प्रेरणा लेकर अपने स्वयं का एक मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित किया। ये बात बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स ने फ्रांसीसी भौतिकवाद, अंग्रेजी अनुभववाद तथा शास्त्रीय अर्थशास्त्र से प्रेरणा पाई। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद मानव इतिहास दर्शन पर आधारित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार 2, 3, 4 कथन सही है। इतिहास के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण यानी कार्ल मार्क्स का इतिहास के प्रति जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो क्या कहता है। समाज और इतिहास के बारे में अपने सिद्धांतों को विकसित करने में कार्ल मार्क्स ने हीगलवाद का खंडन किया है। यानी कि समाज और इतिहास के बारे में जो कार्ल मार्क्स विचार व्यक्त कर रहे हैं उसमें उन्होंने हीगलवाद का खंडन किया और उसने हीगल के बाद आने वाली पर यथार्थवादी स्पेक्टिव दर्शन का भी खंडन किया है। कार्ल मार्क्स ने फायरबाख की नरशास्त्रीय प्रकृतिवाद से प्रेरणा लेकर अपना स्वयं का एक मानववादी दृष्टिकोण विकसित किया। यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक प्रक्रिया के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित था। कार्ल मार्क्स ने फ्रांसीसी भौतिकवाद, अंग्रेजी अनुभववाद और शास्त्रीय अर्थशास्त्र से प्रेरणा पाई है। उनका प्रभाव इनके ऊपर रहा है। इस प्रेरणा के आधार पर उसने सभी सामाजिक घटनाओं को समाज और प्रकृति की जटिल अवस्था या व्यवस्था में उनके स्थान और प्रकारों के संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स का यह प्रयत्न हीगल के अनुयायियों द्वारा मान्य दार्शनिक व्याख्याओं से एकदम भिन्न था, क्योंकि हीगल के अनुयायी प्रत्ययवाद, आदर्शवाद, जिसमें वो चेतन तत्व को महत्वपूर्ण स्थान देता है, उस पर आधारित था। जबकि कार्ल मार्क्स के विचार भौतिकवाद, जिसमें आर्थिक तत्व सर्वस्वा है, उस पर आधारित अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहे थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 11 नंबर। मार्क्स के विचार में मानव समाज क्या है। ऑप्शन ए अंतर संबंधित समष्टि, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी समिति। कार्ल मार्क्स के विचार में मानव समाज क्या है। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतर संबंधित समष्टि। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मार्क्स के विचार में मानव समाज एक अंतर संबंधित समष्टि है, क्योंकि सामाजिक समूह, संस्थाएं, विश्वास, विचारधाराएं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित है। और मार्क्स ने इनको अलग अलग समझने की अपेक्षा इनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया है कि मानव समाज सामाजिक समूहों, संस्थाओं, विश्वासों, विचारधाराओं इत्यादि से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार इतिहास, राजनीति, कानून, धर्म तथा शिक्षा आदि का अलग अलग इकाइयों के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार मानव समाज एक अंतर संबंधित समष्टि है। अगला सवाल 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सा कथन ऐतिहासिक भौतिकवाद की अनिवार्य विशेषता है।
चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन ए, समाज प्राणियों की भांति ही जन्म लेता है और बढ़ता है तथा परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी, समाज में अनिवार्यतः परिवर्तनशील आंतरिक विरोधाभासों के कारण परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन सी, समाज एक छोटी इकाई के रूप में प्रारंभ होता है तथा समय के साथ आकार में बढ़ता है। समाज अपने अपने वैज्ञानिकों के विकास के साथ विकसित होता है। कौन सा कथन ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में सही है, उसकी अनिवार्य विशेषताओं को उल्लेखित करता है? क्या होगा इस 12 नंबर सवाल का राइट उत्तर? इसके अलावा आप लोग हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और आईआर पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जो आपकी परीक्षाओं में और मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। समाज में अनिवार्यतः परिवर्तनशील है जो आंतरिक विरोधाभासों के कारण होते हैं। यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की अनिवार्य विशेषता यह है कि समाज में अनिवार्यतः परिवर्तन है जो आंतरिक विरोधाभासों के कारण परिवर्तन घटित होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तनशीलता अंतर्निहित होती है। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में परिवर्तनशीलता अंतर्निहित है, जिनमें परिवर्तन प्राय आंतरिक विरोधाभासों में संघर्षों का परिणाम होते हैं। यानी परिवर्तन किसका परिणाम है? समाज में आंतरिक विरोधाभास और संघर्ष का। मार्क्स के अनुसार मानव प्रकृति में कोई भी बात स्थायी नहीं है। मानव प्रकृति मूल रूप से न तो दुष्ट स्वभाव की है अथवा न ही मूल रूप से सज्जन स्वभाव की। मूलतः ये अनेक संभावनाओं से भरी है। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि मानव प्रकृति मूल रूप से न तो दुष्ट स्वभाव की है, न ही यह सज्जन स्वभाव की है, बल्कि मूलतः यह तो अनेक संभावनाओं से भरी हुई है। यदि मानव प्रकृति के कारण मनुष्य इतिहास की रचना करता है, तो वह इतिहास के साथ साथ मानव प्रकृति भी निर्मित करता है, और मानव प्रकृति में क्रांति की सभी संभावनाएं निहित होती है। ये विचार कार्ल मार्क्स प्रतिपादित करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि मानव इच्छा शक्ति से उत्पन्न उपलब्धि घटनाओं का सीधा साधा इतिहास मात्र नहीं है, अपितु इसमें मानव प्रकृति की धारणाओं के अनुरूप उत्पन्न स्थितियां के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति भी इनमें निहित होती है। यह कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, कार्ल मार्क्स के अन्य विचार, अलगाव का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित अन्य और महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके बारे में हमारा अध्ययन जारी रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या कार्ल मार्क्स ने अपनी किस बुक में की थी? ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या मार्क्स ने किस बुक में की है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ये सभी रचनाएं कार्ल मार्क्स से संबंधित है, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। लेकिन इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या कार्ल मार्क्स ने एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में की है। ऑप्शन सी राइट होगा। दास कैपिटल, यह इसका पहला संस्करण 1867 में आता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स का सहलेखन है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ये कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण रचना है, जो कि प्रूदो की महत्वपूर्ण रचना
फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी के खिलाफ लिखी गई थी। यानी कि पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी कार्ल मार्क्स की रचना है। यह रचना प्रूदो है जिनकी रचना थी फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, उसके विरोध में लिखी गई थी पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। 1847 की रचना है। ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित सिद्धांत की सुस्पष्ट व्याख्या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में 1859 के आमुख में की गई। इसमें उसने बताया कि समाज का वास्तविक आधार समाज की आर्थिक संरचना है तथा आर्थिक संरचना समाज में पाए जाने वाले उत्पादन के संबंधों से बनती है। समाज की वैधानिक और राजनीतिक अधिसंरचना जिनको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ये उत्पादन के संबंधों पर आधारित है। यानी कि कार्ल मार्क्स आधार के रूप में आर्थिक तत्वों को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि अन्य तत्व हैं जो कि संरचनाएं हैं, उसकी उपसंरचनाएं हैं। तो समाज की वैधानिक और राजनीतिक अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर उत्पादन के संबंधों पर आधारित है और समाज का वास्तविक आधार समाज की आर्थिक संरचना है। आर्थिक संरचना समाज में पाए जाने वाले उत्पादन के संबंधों से बनती है। मार्क्स ने यह भी कहा कि उत्पादन के संबंध में समाज में पाई जाने वाली उत्पादन की शक्तियों के चरण को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी कि मार्क्स यह भी कहा कि उत्पादन के संबंध समाज में पाई जाने वाली उत्पादन की शक्तियों के चरण को प्रतिबिंबित करते हैं। तो यह भी सवाल आ सकता है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन उत्पादन की शक्तियों के चरणों को प्रतिबिंबित करते हैं, तो उत्पादन के संबंध करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, चौथा नंबर। कार्ल मार्क्स ने किस अवस्था को क्रांति का युग माना है? कार्ल मार्क्स ने किस अवस्था को क्रांति का युग माना है? उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के मध्य विरोधाभास की अवस्था, उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के मध्य की स्थिति, उत्पादन की शक्तियों के बदलते स्वरूप को और साम्यवादी अवस्था को। कार्ल मार्क्स ने किस अवस्था को क्रांति का युग माना? क्या होगा 14 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के मध्य विरोधाभास द्वंद्व होंगी, इसी अवस्था को उन्होंने क्रांति का युग माना है। ऑप्शन ए राइट होगा। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। या कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन है कि मार्क्स के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रांतियां राजनीतिक दुर्घटनाओं अथवा संयोग नहीं है, जबकि रीजन कह रहा है कि ऐतिहासिक आंदोलन की सामाजिक अभिव्यक्तियां हैं। यानी कि क्रांति ऐतिहासिक आंदोलन की सामाजिक अभिव्यक्तियां हैं। और ऊपर कथन कह रहा है कि मार्क्स के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रांतियां राजनीतिक दुर्घटनाओं अथवा संयोग नहीं है। इनमें से कौन से कथन सही है, आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कथन कारण दोनों सही तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन सही परंतु कारण गलत। कथन गलत परंतु कारण सही। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रांतियां हैं जो राजनीतिक दुर्घटनाओं
या स्योंग नहीं है। क्रांतियां स्योंग नहीं है, नहीं ये राजनीतिक दुर्घटनाओं का परिणाम है, बल्कि ये ऐतिहासिक आंदोलन की सामाजिक अभिव्यक्तियां हैं। मार्क्स के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रांतियां राजनीतिक दुर्घटनाओं अथवा स्योंग नहीं है, क्योंकि ये ऐतिहासिक आंदोलन की सामाजिक अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, सही है। यानी क्रांतियां ऐतिहासिक आंदोलन की सामाजिक अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए क्रांतियां राजनीतिक दुर्घटनाओं अथवा संयोग नहीं है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। व्याख्या देखिएगा, उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के मध्य वाद स्वाद और प्रक्रियापरक संबंधों से क्रांति के सिद्धांत का निर्माण होता है। यानी कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से क्रांति के विचारों को समझ सकते हैं। उत्पादन की शक्ति और संबंधों के मध्य वाद स्वाद और प्रक्रियापरक संबंधों से क्रांति के सिद्धांतों का निर्माण होता है। मार्क्स के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रांतियां राजनीतिक दुर्घटनाएं अथवा संयोग नहीं है, क्योंकि वे ऐतिहासिक आंदोलनों की सामाजिक अभिव्यक्तियां हैं। क्रांतियां समाजों की ऐतिहासिक प्रगति की अनिवार्य अभिव्यक्तियां हैं। किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का है। क्रांति समाज की ऐतिहासिक प्रगति की अनिवार्य अभिव्यक्तियां हैं। कार्ल मार्क्स का कोट है, क्रांतियां तभी घटित होती है जब उनके लिए परिपक्व दशाएं उत्पन्न हो। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्रांति तभी उत्पन्न होगी जब उनके लिए परिपक्व दशाएं उत्पन्न हो। कार्ल मार्क्स ने एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि जब तक कि सभी संभव उत्पादन की शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती, यानी कि जब तक कि सभी संभव उत्पादन की शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती, तब तक कोई सामाजिक व्यवस्था लुप्त नहीं होती, तथा जब तक प्राचीन समाज की गर्भ में नए उत्पादन के संबंधों के लिए भौतिक दशाएं परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक उत्पादन के नए उच्च स्तर संबंध नहीं उभर पाते। इस प्रकार की उन्होंने व्याख्या की। तो ये महत्वपूर्ण कथन कार्ल मार्क्स का है, जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किसने लिखा, किस पुस्तक में लिखा कि जब तक कि सभी संभव उत्पादन की शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती, तब तक कोई भी सामाजिक व्यवस्था लुप्त नहीं होती, तथा जब तक प्राचीन समाज के गर्भ में नए उत्पादन के संबंधों के लिए भौतिक दशाएं परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक उत्पादन के नए उच्च स्तर संबंध नहीं उभर पाते। यह कथन कार्ल मार्क्स का है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में 1859 में उन्होंने प्रतिपादित किया था। क्रांतियां समाजों की ऐतिहासिक प्रगति की अनिवार्य अभिव्यक्तियां हैं। क्रांतियां तभी घटित होती है जब उनके लिए परिपक्व दशाएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये समस्त विचार कार्ल मार्क्स के क्रांति के ऊपर रहे। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये 16 नंबर सवाल, कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन ए, मानव इतिहास भौतिक उत्पादन की नई शक्तियों के विकास और परिणामों का एक लेखा जोखा है। इतिहास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। यह साम्यवादी अवस्था को दर्शाता है। इसमें आपको सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है, जो कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के संदर्भ में सत्य है। तो 16 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, मानव इतिहास भौतिक उत्पादन की नई शक्तियों के विकास और परिणामों का एक लेखा जोखा है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न कथनों पर विचार करें और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। आइए एक एक करके चेक करते हैं। कथन पहला कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अधिसंरचनाएं सुपर स्ट्रक्चर होती है। कथन दूसरा, जब सामाजिक संबंध भौतिक दशाओं के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं तो उसे मार्क्स ने अधोसंरचना का है। अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है। कथन तीसरा है कि
किसी भी समाज की भौतिक दशाओं में परिवर्तन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। यानी कि भौतिक दशा में यदि परिवर्तन आएगा तो वह सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाएगा। चौथा, उत्पादन के संबंध और शक्तियां अधोसंरचना के अंतर्गत आती है। सही कोड का आपको चयन करना है कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में। वेरी वेरी मस्ट सवाल है। हम कार्ल मार्क्स पर आधारित लगभग 100 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी सवाल परीक्षा में आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अप्रॉक्स सभी कथन सही है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज में अधोसंरचना तथा अधिसंरचनाएं होती है। अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको आप आधार भी कह सकते हैं। आधार के रूप में कार्ल मार्क्स है जो आर्थिक तत्वों को, भौतिक तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। भौतिक तत्वों में आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं जिनको वह अधोसंरचना के अंतर्गत रखता है, तथा अधिसंरचनाएं सुपर स्ट्रक्चर जिसमें वो अन्य संस्थाओं को रखता है। जब सामाजिक संबंध भौतिक दशाओं के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं तो उसे मार्क्स ने अधोसंरचना कहा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहा। किसी भी समाज की भौतिक दशाओं में परिवर्तन उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक तत्व ही सब कुछ है। उत्पादन के संबंध और शक्तियां अधोसंरचना के अंतर्गत आते हैं। अधोसंरचना यानी आधार, जिसकी जगह इंग्लिश वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर अधिसंरचनाएं। अधिसंरचनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, न कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर पर आधारित है। यानी कि संरचनाएं आधार पर टिकी हुई है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये चारों कथन बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या चेक करते हैं। अधोसंरचना तथा अधिसंरचना। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज में अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर होती है। जब सामाजिक संबंध भौतिक दशाओं के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं तो उसे मार्क्स ने अधोसंरचना का, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहा। किसी भी समाज की भौतिक दशाओं में परिवर्तन उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। उत्पादन की शक्तियां और संबंध अधोसंरचना के भाग है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग है। अधिसंरचना में वैधानिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संस्थाएं, मूल्य चिंतन के सांस्कृतिक परक तरीके, धर्म, विचारधाराएं, दर्शन शास्त्र आते हैं। यानी कि अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन आएगा, तो सुपर स्ट्रक्चर में आएंगे वैधानिक है, शैक्षणिक है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, मूल्य है, चिंतन है, संस्कृति परिक तरीके हैं, धर्म है, विचारधाराएं हैं, दर्शन शास्त्र है। यह है जो अधिसंरचना के भाग है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग है, सॉरी सुपर स्ट्रक्चर के भाग है। अधिसंरचना को कार्ल मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर कहता है। इसमें ये तरीके आएंगे वैधानिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संस्थाएं, मूल्य, चिंतन, सांस्कृतिक कारक, धर्म, विचारधाराएं, दर्शन शास्त्र इत्यादि। जबकि अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं आर्थिक तत्व, भौतिक तत्व। भौतिक तत्वों में आर्थिक तत्व सर्वोत्तम है। उदाहरणतः राज्य संस्थाओं व उपकरणों का वह समूह है, राज्य संस्थाओं व उपकरणों का वह समूह जो प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह समाज की अधिसंरचना का भाग है, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स के अनुसार
राज्य संस्थाओं व उपकरणों का वह समूह है जो प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और यह समाज की अधिसंरचना का भाग है, न कि अधोसंरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियां समाज की उत्पादन क्षमता को दिखाती है। उत्पादन की शक्तियां जो समाज की उत्पादन क्षमता को दिखाती है, यानी कि जितनी समाज की शक्ति उच्च होगी तो उसकी उत्पादन क्षमता भी उच्च होगी। उत्पादन की यह क्षमता वस्तुतः वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी, उपकरण, श्रम शक्ति से तय होती है। उत्पादन के संबंध उत्पादन की प्रक्रिया से पैदा होती है। इसमें अनिवार्यतः उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से उपजे संबंध भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार ये कार्ल मार्क्स के विचार रहे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार क्रांतियां समाजों की ऐतिहासिक प्रगति की अनिवार्य अभिव्यक्तियां हैं। कारण रीजन कह रहा है कि क्रांतियां तभी घटित होती है जब उनके लिए परिपक्व दशाएं उत्पन्न हो। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांतियां समाज की ऐतिहासिक प्रगति की अनिवार्य अभिव्यक्तियां हैं, क्योंकि क्रांतियां तभी घटित होती है जब उनके लिए परिपक्व दशाएं उत्पन्न हो। कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल, इसकी व्याख्या देखिएगा। मार्क्स ने प्रमुख सामाजिक वर्गों के गठन की चर्चा करते हुए समाज की अधोसंरचना के महत्व पर प्रकाश डाला है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष में आंतरिक द्वंद्व से उपजने वाले सामाजिक परिवर्तन के विचार को विकसित किया। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का एक नियमित विन्यास होता है, एक नियमित पैटर्न होता है। मोटे रूप में मार्क्स ने समाज के मुख्य प्रकारों का ऐतिहासिक क्रम बताया। इस क्रम में उन्होंने कहा कि सबसे पहले आदिम साम्यवाद अवस्था थी, उस वाला सरल समाज था आदिम साम्यवाद, जहां पर किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं था। और उसके बाद दास युग आया, जिसमें मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण किया गया। और उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था आई और उसके बाद आधुनिक पूंजीवादी जटिल समाज आता है। और इस जटिल समाज के बाद समाजवाद आता है और समाजवाद के बाद एक संक्रमणकालीन अवस्था आती है, सर्वारा का अधिनियमवाद। और उसके बाद अंत में साम्यवाद आता है, जहां पर कोई वर्ग विभेद नहीं है, न कोई शोषण है, शोषण रहित समाज। यानी कि कार्ल मार्क्स ने महान ऐतिहासिक परिवर्तनों की व्याख्या की। उसके अनुसार अधोसंरचनात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में समाज के पुराने स्वरूप नष्ट हो जाते हैं और नए स्वरूप सर्जित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को मार्क्स ने सतत चलने वाली एक सामान्य प्रक्रिया माना। उत्पादन की शक्तियां और संबंध के मध्य विरोधाभास के प्रत्येक काल को मार्क्स ने क्रांति का युग माना। उत्पादन की शक्तियां और संबंधों के मध्य विरोधाभास के प्रत्येक काल को कार्ल मार्क्स ने क्रांति का युग माना है। उत्पादन के नए संबंध उत्पादन की शक्ति के विकास में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ये इन शक्तियों की अधिकाधिक प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 19 नंबर। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी और चेतना में क्या संबंध है? सामाजिक यथार्थ और चेतना में क्या संबंध है कार्ल मार्क्स के अनुसार? सामाजिक यथार्थ से मानवीय चेतना बनती है, सर्वमान्य चेतना से सामाजिक यथार्थ बनता है,
मानवीय चेतना की व्याख्या सामाजिक यथार्थ के संबंध में नहीं की जा सकती। सामाजिक यथार्थ का मानवीय चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। सामाजिक यथार्थ से मानवीय चेतना बनती है, यानी कि कार्ल मार्क्स का जो केंद्र बिंदु है वो है भौतिकवाद, भौतिक दशाएं, आर्थिक तत्व। जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक यथार्थ ही, भौतिक दशाएं ही मानवीय चेतना को बनाती है। तो इस प्रकार सामाजिक यथार्थ से मानवीय चेतना बनती है, जबकि हीगल कहता है कि मानवीय चेतना से सामाजिक यथार्थ बनता है। यानी कि हीगल का विचार था कि मानवीय चेतना से सामाजिक यथार्थ का निर्माण होता है, जबकि कार्ल मार्क्स कहता है कि सामाजिक यथार्थ ही मानवीय चेतना को बनाता है, न कि मानवीय चेतना सामाजिक यथार्थ को बनाती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कार्ल मार्क्स ने अधोसंरचना और अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर के बीच अंतर किया है। इसके साथ साथ उसने सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी और चेतना में भी भेद किया है। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना और अधिसंरचना में अंतर है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक यथार्थ और चेतना में भी अंतर है। तो दोनों कथन सही है। मार्क्स के अनुसार यथार्थ मानवीय चेतना से नहीं बनता, बल्कि सामाजिक यथार्थ से मानवीय चेतना बनती है। मार्क्स का यह विचार एक पूर्ण अवधारणा के रूप में विकसित होता है। इसमें मानवीय चेतना की व्याख्या सामाजिक संबंधों के संदर्भ में की जाती है, यानी कि मानवीय चेतना की व्याख्या है जो भौतिक दशाओं, उत्पादन की शक्ति संबंधों के संदर्भ में की जाती है। उत्पादन के शक्ति संबंध ही मानवीय चेतना का निर्धारण करते हैं, न कि मानवीय चेतना उत्पादन की शक्ति संबंधों का निर्धारण करती है। अगला सवाल 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार एशियाटिक उत्पादन के तरीकों की विशेषता क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार एशियाटिक उत्पादन के तरीकों की क्या विशेषता है? एशियाटिक उत्पादन प्रणाली है जो कार्ल मार्क्स के अनुसार, उसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, पश्चिमी समाज के इतिहास की एक अवस्था है। ऑप्शन बी, सर्वमान्य का राज्य अथवा राज्य प्रशासन तंत्र के अधीन होना। ऑप्शन सी, इसमें संबंध अद्वितीय और अधीनता के होते हैं। ऑप्शन डी, इसमें व्यक्ति श्रम से आजीविका अर्जित करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार एशियाटिक उत्पादन के तरीके की विशेषता क्या है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर्वमान्यों का राज्य अथवा राज्य प्रशासन तंत्र के अधीन होना। यही कार्ल मार्क्स के अनुसार एशियाटिक उत्पादन के तरीके की विशेषता है। ऑप्शन बी राइट होगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के अतिरिक्त मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों की भी चर्चा की है। यानी कि उत्पादन की शक्ति और संबंधों के अलावा कार्ल मार्क्स है जो उत्पादन के तरीकों की भी चर्चा करता है कि उत्पादन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। इनके आधार पर मार्क्स ने मानव इतिहास की अवस्थाओं की व्याख्या है जो एशियाटिक, प्राचीन, सामंतवादी तथा पूंजीवादी 4 उत्पादन के तरीकों के संदर्भ में की है। कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की अवस्थाओं की व्याख्या 4 उत्पादन के तरीकों के संदर्भ में की है। उत्पादन के तरीके कौन कौन से हैं? एशियाटिक प्रणाली, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी। कार्ल मार्क्स के अनुसार पश्चिमी समाज का इतिहास है जो हमें प्राचीन, सामंतवादी तथा पूंजीवादी उत्पादन के तरीकों के बारे में बताता है, न कि एशियाटिक उत्पादन के तरीकों के बारे में। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि पश्चिमी समाज का इतिहास हमें
प्राचीन, सामंतवादी तथा पूंजीवादी उत्पादन के तरीकों के बारे में बताता है, न कि एशियाटिक तरीकों के बारे में। प्राचीन उत्पादन के तरीकों की विशेषता है दास्ता का युग, और सामंतवादी उत्पादन के तरीकों की विशेषता है भूमिहीन किसान, तथा पूंजीवादी उत्पादन के तरीकों की विशेषता है श्रम से आजीविका अर्जित करना। और ये मानव श्रम के शोषण के 3 स्पष्ट तरीके हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्राचीन दास्ता का युग, सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग, ये मानव श्रम के शोषण के 3 स्पष्ट तरीके हैं, उत्पादन की 3 प्रणालियां हैं। दूसरी ओर एशियाटिक उत्पादन की प्रणाली या एशियाटिक उत्पादन का तरीका पश्चिमी समाज के इतिहास की अवस्था नहीं है। इसकी विशेषता है कि इसमें सर्वमान्य लोग राज्य अथवा राज्य प्रशासन तंत्र के अधीन होते हैं। क्या एशियाटिक उत्पादन का तरीका पश्चिमी समाज के इतिहास की अवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी विशेषता है कि इसमें सर्वमान्य लोग राज्य अथवा राज्य प्रशासन के तंत्र के अधीन कार्य करते हैं तथा अपना जीविका चलाते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की अवस्थाओं की व्याख्या 4 उत्पादन के तरीकों के संदर्भ में की है, जिसमें एशियाटिक, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी है, जबकि एशियाटिक उत्पादन प्रणाली पश्चिमी समाज के इतिहास की अवस्था नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक निर्धारणवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है। इतिहास की व्याख्या केवल भौतिक साधनों के आधार पर ही की जा सकती है। मार्क्स ने माना कि संस्कृति के बिना भी उत्पादन संभव है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है, यानी कि आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मार्क्स ने यह माना कि संस्कृति के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के तरीकों में उत्पादन के सामाजिक संबंध भी शामिल होते हैं। ये संबंध आधिपत्य और अधीनता के होते हैं। जीवन तथा जीवन की भौतिक साधनों के उत्पादन को कामगार लोग की संस्कृति, प्रतिमानों तथा रीति रिवाजों को समझे बिना नहीं समझा जा सकता। यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद केवल आर्थिक निर्धारणवाद नहीं, इसमें अन्य तत्व भी शामिल होते हैं, उनका सहयोग होता है। आर्थिक निर्धारणवाद का मतलब है कि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है, आर्थिक तत्व ही सब कुछ है। अगला सवाल 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मार्क्स का लक्ष्य था मानवीय विकास की दशाओं को समझना। अपनी समझ के आधार पर वह एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाहता था। उसके अनुसार इस समाज में क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है कि मार्क्स का लक्ष्य था मानवीय विकास की दशाओं को समझना। अपनी समझ के आधार पर वह एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाहता था। उसके अनुसार इस समाज में होंगी क्या? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तर्कसंगत नियोजन, सहकारी उत्पादन, समानता पर आधारित वितरण, सामाजिक राजनीतिक शोषण से मुक्ति। फिर आपको सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चारों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राइट होगा कि मार्क्स का लक्ष्य था मानव विकास की दशाओं को समझना। अपनी समझ के आधार पर वह एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाहता और उस समाज में होंगी तर्कसंगत नियोजन होंगे, सहकारी उत्पादन होगा, समानता पर आधारित वितरण होगा, सामाजिक राजनीतिक शोषण से मुक्ति होगी। तो ये चारों बातें उसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में
पूंजीवादी समाज में उत्पादन के विशिष्ट स्वरूपों को दर्शाने के लिए उत्पादन को किस रूप में व्यक्त किया है? विशिष्ट स्वर्ग, सामान्य स्वर्ग, सामाजिक स्वर्ग, राजनीतिक स्वर्ग। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवाद समाज में उत्पादन के विशिष्ट स्वरूपों को दर्शाने के लिए उत्पादन को किस रूप में व्यक्त किया है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? 23 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी सामान्य स्वर्ग के अंतर्गत। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 24 नंबर। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियों में क्या शामिल है? उत्पादन के संबंध व प्रौद्योगिकी, उत्पादन के संबंध व श्रम शक्ति, उत्पादन के साधन व श्रम शक्ति, श्रमिकों की शिक्षा व राजनीतिक संबंध। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियों में क्या शामिल है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति है जो इसमें शामिल है। उत्पादन की शक्तियों में उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति इसमें शामिल है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मार्क्स इतिहास का संचालक तत्व किसे मानता है? कार्ल मार्क्स जो इतिहास का संचालक तत्व किसे मानता है? ऑप्शन ए तकनीकी विकास को, ऑप्शन बी आर्थिक नियंत्रण के संबंध में, उत्पादन के संबंध वे उत्पादन के साधनों के मध्य विरोधाभास को, ऑप्शन डी है उत्पादन के संबंध ये उत्पादन के साधनों के मध्य तालमेल को। कार्ल मार्क्स इतिहास का संचालक तत्व किसको मानता है, किसे मानता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। मार्क्स है जो इतिहास का संचालक तत्व उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन के साधनों के मध्य विरोधाभास को मानता है। जो कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया है, इतिहास का संचालक तत्व है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। कथन पहला कह रहा है कि भारतीय समाज और इतिहास की व्याख्या करने के लिए एशियाटिक उत्पादन प्रणाली की अवधारणा उपयुक्त है कार्ल मार्क्स के अनुसार। ऑप्शन 2 मार्क्स के अनुसार हिंदुत्व की विचारधारा एक पुरातन समाज की विचारधारा थी। ऑप्शन 3 मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन भी एशियाटिक शोषण व्यवस्था की वर्दी ही था। ऑप्शन 4 एशियाटिक उत्पादन प्रणाली आदिम समुदायों की विशेषता है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ही राइट होगा। चारों कथन बिल्कुल सही है। भारतीय समाज और इतिहास की व्याख्या करने के लिए एशियाटिक उत्पादन प्रणाली की अवधारणा उपयुक्त है कार्ल मार्क्स के अनुसार। मार्क्स के अनुसार हिंदुत्व की विचारधारा एक पुरातन समाज की विचारधारा थी। मार्क्स के अनुसार भारत ब्रिटिश शासन की एशियाटिक शोषण व्यवस्था की वर्दी ही था। ब्रिटिश शासन है जो एशियाटिक शोषण व्यवस्था की वर्दी था। एशियाटिक उत्पादन प्रणाली आदिम समुदायों की विशेषता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। चारों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के संबंधों में कौन से 2 प्रकार के संबंध शामिल है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर?
मार्क्स के अनुसार उत्पादन के संबंधों में कौन से दो प्रकार के संबंध शामिल है? ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके समक्ष रही। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। तकनीकी संबंध और आर्थिक नियंत्रण संबंध शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के संबंधों में तकनीकी संबंध और आर्थिक नियंत्रण संबंध शामिल होते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त उत्पादन का तात्पर्य क्या है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए उस शेष भाग से है जो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बचा रहता है, वही अतिरिक्त उत्पादन है। अतिरिक्त उत्पादन को श्रमिक वर्ग के शोषण द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है। बिल्कुल, अतिरिक्त उत्पादन को श्रमिक वर्ग के शोषण द्वारा उत्पादित किया जाता है। अतिरिक्त उत्पादन से श्रमिक का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल है, श्रमिक ही अतिरिक्त उत्पादन करता है। अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री श्रमिकों के पारिश्रमिक से ऊंची कीमत पर नहीं की जा सकती, की जाती है। इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। ट्वेंटी 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियां तथा उत्पादन के संबंधों में क्या संबंध है? ऑप्शन ए, उत्पादन की शक्तियां तथा उत्पादन के संबंध निश्चित और स्थायी होते हैं। ऑप्शन बी, उत्पादन की शक्तियां तथा उत्पादन के संबंध निश्चित और स्थायी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों के बीच कोई सह संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग तरह से परिवर्तित होते रहते हैं। उत्पादन की शक्तियों के अंतर्गत उत्पादन के संबंध शामिल है। क्या होगा इस 29 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। उत्पादन की शक्ति तथा उत्पादन का संबंध निश्चित और स्थायी नहीं होते हैं। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध निश्चित और स्थायी नहीं होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। और आज की वीडियो सीरीज का अंतिम सवाल है, मार्क्स के अनुसार एशियाटिक उत्पादन प्रणाली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, प्राचीन दास उत्पादन प्रणाली ही एशियाटिक प्रणाली है। एशियाटिक उत्पादन प्रणाली आधुनिक समुदायों की विशेषता है। एशियाटिक उत्पादन प्रणाली आदिम समुदायों की विशेषता है। ऑप्शन डी, सामंतवादी प्रणाली इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। मार्क्स के अनुसार एशियाटिक उत्पादन प्रणाली की विशेषता क्या है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, एशियाटिक उत्पादन प्रणाली आदिम समुदायों की विशेषता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। इस प्रकार आज हमने कार्ल मार्क्स पर आधारित 30 सवालों के बारे में चर्चा की है। अन्य और सवालों के साथ नेक्स्ट टाइम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।